स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। सामान्य चोटें और बीमारियां, कट और घाव, प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल। 23 माइनर इंजरीज एंड एलिमेंट्स। 24 कट्स एंड वुंड्स, टाइप्स, प्रिंसिपल एंड फर्स्ट एड केयर। इसमें 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको 23 और 24 टॉपिक के बारे में बताएंगे। घाव, वुंड्स, चमड़ी बाहरी वातावरण और आंतरिक अंगों के बीच एक अवरोधक का काम करती है। इनकी 3 परतें होती हैं। घाव की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द वुंड। शरीर के तंतुओं का सिलसिला टूट जाने से घाव हो जाता है। यह गहरा और छिछला भी हो सकता है। घाव 2 प्रकार के होते हैं, खुले घाव, ओपन वुंड्स, बंद घाव, क्लोज वुंड्स। प्राथमिक उपचार के सिद्धांत। रोगी का पूरा विवरण जानकर महत्वपूर्ण जगह जैसे श्वास, रक्त संचार, वायु मार्ग, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन पर हमें पहले ध्यान देना चाहिए। तुरंत लेकिन धैर्यपूर्ण कार्य करना, व्यक्ति से शांतिपूर्ण व्यवहार करना, रोगी की हालत के बारे में उसके संबंधियों को सही जानकारी देना, रोगी के आसपास भीड़ एकत्र न होने देना, सदा रोगी के साथ रहना, रोगी और उसके संबंधियों की तसल्ली देना, प्रभावित व्यक्ति को तसल्ली का एहसास दिलाना, अनावश्यक प्रयास से बचें, दुर्घटना के कारणों को ना मिटाएं, जैसे जहर खाया मरीज। प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम, गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। पहले परम आवश्यक काम करें, तत्परता, शांतिपूर्वक और बिना किसी हड़बड़ाहट के काम करें। रोगी और उसके संबंधियों को हमदर्दी से ढांढस बंधाएं। प्राथमिक सहायता धीरे धीरे आराम से काम करें। घटना वाले स्थान पर शीघ्रता से पहुंचें। निम्नलिखित का ध्यान अवश्य रखें। खुले घाव, ओपन वुंड्स के प्रकार। चीरे वाले घाव, इंसेशन, इनका किनारा सीधा होता है। चिथड़े घाव, लैक्रेशन, इन घाव के किनारे फटे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। कटे हुए घाव, एवल्जन, ऐसे घाव जिनमें आंशिक रूप से पूरी तरह चमड़ी कटी हुई होती है। रगड़े वाले घाव, एब्रेशन, किसी सख्त खुरदरी सतह से रगड़ जाने के कारण हुए घाव। छेद वाले घाव, पंक्चर वुंड्स, जो चमड़ी में छिद्र कर दें। तेज हथियार से हुए घाव, स्टैब वुंड्स, तेज हथियार से हुए छिद्र वाले घाव। मिसाइल घाव, मिसाइल वुंड्स, बुलेट या शार्पनर द्वारा हुए छिद्र वाले घाव। अंग कट जाना, एम्पुटेशन इंजरी, किसी अंग का कट जाना। अंतड़ियों का निकलना, एब्रिसिएशन, पेट के अंगों को बाहर की ओर निकालना। बंद घाव, क्लोज्ड वुंड्स, इन्हें इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। आंतरिक घाव, ब्रूइश, ऊपरी चमड़ी को हानि पहुंचाए बिना आंतरिक तंतुओं में होने वाले घाव। कुचलाव वाले घाव, क्रश इंजरी, चमड़ी पर खुले घाव के बगैर कोमल तंतुओं और कई बार हड्डी का कुचला जाना। घाव के उपचार करते समय प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स। किसी भी रक्तस्राव को दवा द्वारा रोको। घायल को बिठाओ या लिटाओ। अपने हाथ साबुन और पानी से स्वच्छ करो। घाव को साबुन या जीवाणुनाशक द्रव, एंटीसेप्टिक और उबले हुए पानी से स्वच्छ करो। हमेशा घाव से बाहर की ओर सफाई करो, न कि किनारों से घाव की ओर। ब्राहा वस्तुएं जैसे धूल, कांच, कंकड़ आदि को सरलतापूर्वक निकाल सकने पर ही निकालो। रक्तस्राव अधिक न बढ़े, इसका ध्यान रखो और रक्त के थक्कों को विसंकलित मत करो। यदि घाव छोटा हो तो जीवाणुनाशक द्रव लगाकर सूखी मरहम पट्टी द्वारा ढको और उस पर पट्टी बांधो। यदि घाव के सिरे अधिक खुले हो तो उन्हें मिलाकर उस पर चिपकने वाली पट्टी लगा दो। घाव बड़ा तथा टाँके आवश्यक होने पर सूखी मरहम पट्टी घाव पर रखकर कसी हुई पट्टी बांधो। हाथ को फंदे के द्वारा आधारित करो या पैर को नियंत्रित करो। घायल को अविलंब चिकित्सक के पास भेजो। जब भी टेटनस का खतरा हो
तब घायल को टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन दो। यदि घाव में गंदगी हो तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियां या ट्रिपल सल्फा देना आरंभ करो। प्रत्येक 2 दिन पश्चात मरहम पट्टी बदलो और स्वास्थ्य लाभ शीघ्र न होने पर परामर्श हेतु भेजो। घाव की प्राथमिक चिकित्सा के लिए सामान्य उपचार, जनरल मेजर्स एडॉप्टेड इन फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ वुंड। यदि रोगी को रक्तस्राव हो रहा हो अथवा सदमे की हालत में हो तो पहले उसका उपचार करें। देखें कि कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी या कोई हड्डी अपनी जगह से खिसक तो नहीं गई। यदि ऐसा है तो उपचार करें। अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। घाव को एंटीसेप्टिक घोल से साफ करें। यदि घाव के किनारों को अंतर 5 मिली से अधिक है तो घाव पर प्लास्टर लगाकर घाव के किनारों को जोड़ दें। घाव पर कीटाणु रहित पारदर्शी जाली रखकर उसकी सुरक्षा करें। यदि घाव बहुत बड़ा है, विशेषकर जलने के कारण, तो रोगी को प्रेस की हुई साफ नर्म चादर में लपेट दें। ध्यान रखने योग्य बात, चोट लगने पर सबसे महत्वपूर्ण है कि खून के बहाव को रोका जाए। शॉक के लक्षणों एवं चिन्हों को हमेशा ध्यान रखें। दुर्घटना की स्थिति में मरीज की पूर्ण शारीरिक जांच करें जिससे शरीर की सभी चोटों की पहचान की जा सके। घायल रोगी को ले जाते समय सतर्क रहें। गलत तरीके से उठाने से उसकी चोट गंभीर हो सकती है। ब्राहा वस्तुएं, फॉरेन बॉडीज। त्वचा में ब्राहा वस्तुएं, फॉरेन बॉडीज इन द स्किन। ब्राहा वस्तुएं अक्सर धूल एवं जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा सममित रहती हैं। ऐसे मामलों में सुनिश्चित करें कि रोगी का घाव साफ हो जाए एवं टेटनस प्रतिरक्षण टीके के समय पर लगे हों। किरचे, स्प्लिंटर्स। छोटी लकड़ी, धातु या कांच की किरचें का त्वचा में विशेषकर हाथों, पांव या घुटनों के भाग में लगाना सामान्य चोटें हैं। प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड। किरचों से प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर साबुन एवं गर्म पानी से साफ करें। चिमटी के एक जोड़े को ज्वाला में से गुजारकर विसंक्रमित डिसइंफेक्शन करें। चिमटी के त्वचा के जितना अधिक से अधिक संभव हो निकट लाकर ब्राहा वस्तुओं को पकड़ें और किरचों को इसके प्रवेश करने के मार्ग के सहारे इसे बाहर की ओर निकालें। घाव को थोड़े रक्तस्राव के लिए दबाएं। उस स्थान को साफ करें एवं उस पर चिपकने वाली पट्टी को प्लास्टर के साथ लगाएं। आंखों में ब्राहा वस्तुओं का प्रवेश, फॉरेन बॉडीज इन द आई। आंखों में प्रायः धूल या रेत के छोटे छोटे कण, कांच, कोयला, एमरी, पत्थर या धातु के बारीक बारीक टुकड़े दैनिक कार्य के दौरान ब्राहा वस्तुओं के रूप में आंखों में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड। प्राथमिक सहायक को आंखों की सिर्फ ऐसी ही ब्राहा वस्तुओं को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए जो बिल्कुल ही ऊपरी रूप से आंखों की सतह पर चिपकी हो, क्योंकि कुछ गहराई से स्थित ब्राहा वस्तुओं को निकालने के अकुशल प्रयास से आंखों में गंभीर क्षति, सीरियस डैमेज एवं अंधता हो जाती है। देखें कि कहीं अंदरूनी सतह पर ब्राहा वस्तु तो नहीं चिपकी है। यदि चिपकी है तो उसे रुई या रुमाल के साफ कोने से निकाल दें। जब आंख में कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप या ऑइंटमेंट लगाएं, आंख के ऊपर एक पैड रखकर पट्टी बांधें। चिकित्सा सहायता के लिए रोगी को अस्पताल भेजें। ब्राहा वस्तु से होने वाली आंख की गंभीर क्षति रोकने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। आंख को जोर से रगड़कर मसले नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आंखों के नरम ऊतकों पर खरोंचें आ जाती हैं। जब तक आप अपने हाथ अच्छी तरह धो ना लें तब तक आंखों का परीक्षण ना करें, क्योंकि हाथों की गंदगी से संक्रमण हो सकता है। आंखों का परीक्षण करते वक्त कोमलता एवं सावधानी बरतें। ब्राहा वस्तुओं को दांत कुरेदनी, टूथपिक्स, चाकू, माचिस की तीली आदि से निकालने का प्रयत्न ना करें। अंतःस्थित एम्बेडेड ब्राहा वस्तुओं को निकालने का प्रयत्न किसी भी स्थिति में ना करें और ऐसे मामलों को डॉक्टर के पास भेजना चाहिए।
घर में आंख को ढकने के लिए शील्ड बनाकर दोनों आंखें ढक दें, चाहे एक आंख ठीक हो तब भी, क्योंकि आंख ढकने से आंखें चलती नहीं है, जिससे आंख को नुकसान कम होता है। आप इसे एक ग्लास या आंख धोने वाले यंत्र और साफ पानी से साफ कर सकते हैं। यदि संभव हो तो विसंक्रमित पानी का उपयोग करें। कान में ब्राहा वस्तुओं का प्रवेश। फॉरेन बॉडीज इन द ईयर। कान में कोई ब्राहा वस्तु प्रवेश होने के मामले सामान्यतः बच्चों में होते हैं। ठोस वस्तुएं जैसे मटर के बीज एवं बटन इत्यादि कान में प्रविष्ट हो सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें जैसे मटर या अन्य प्रकार के बीज नमी सोखकर फूल जाते हैं और कान को अवरुद्ध बंद कर देते हैं। तब इन वस्तुओं को बाहर निकालना भी कठिन हो जाता है। कभी कभी मक्खियां, मच्छर एवं खटमल भी कान के अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड। कान के अंदर प्रविष्ट हुई ब्राहा वस्तुओं को निकालने के लिए कभी भी पिन या तार के टुकड़ों का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे कान के पर्दे फटने का खतरा रहता है। किसी मक्खी या खटमल के घुसने के मामलों में गुनगुने पानी में खाने का सोडा मिलाकर कुछ बूंदें डालने से या जैतून का तेल डालने से ये मर जाते हैं और इसके गुनगुनाने की आवाज बंद हो जाती है। अब कान में से ब्राहा वस्तु निकालने के लिए व्यक्ति की गर्दन को टेढ़ी करें तो यह फिर से बाहर निकल आते हैं। यदि नहीं तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। उस कान को ऊपर रखते हुए मरीज को लिटा दें। कान में टॉर्च से रोशनी डालें। कीड़ा रोशनी देकर निकल सकता है। कभी कान में कुछ न डालें, जैसे लकड़ी, रुई, चिमटी आदि। ऐसा करने से बाहरी वस्तु कान की नली में गहराई में जा सकती है या कान की नली और पर्दे की हानि भी पहुंचा सकती है। नाक में ब्राहा वस्तुओं का प्रवेश। फॉरेन बॉडीज इन द नोज। ब्राहा वस्तुएं जैसे सुपारी के टुकड़े, अनाज के दाने या मटर के बीज, चौक, पेंसिल के टुकड़े नाक में प्रविष्ट हो सकते हैं। सामान्यतः नाक में ब्राहा वस्तुएं प्रविष्ट होने के मामले ज्यादातर बच्चों में होते हैं। नाक में जैतून का तेल या कोई तेल डालने से ये वस्तुएं या तो निकल जाती हैं या इनसे होने वाली जलन समाप्त हो जाती है। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड। इन्हें निकालने के प्रयास में नाक को जोर से ना छींकें और ना ही अप्रभावित नासिका छिद्र नोजोस्ट्रिल को बंद करके ब्राहा वस्तु से प्रभावित नासिका छिद्र को छींकने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से श्वास रुकने का भय रहता है। यद्यपि इन ब्राहा वस्तुओं से तुरंत कोई खतरा नहीं रहता है, फिर भी जितना शीघ्र हो व्यक्ति को अस्पताल भेजें। गले में ब्राहा वस्तु का अटकना। फॉरेन बॉडीज इन द थ्रोट। यदि गले में फंसी वस्तु आकार में छोटी और खतरनाक ना हो तो एक ग्लास पानी पीने के लिए दो। जैसे ही वह पानी निकलता है, संभवतः वह वस्तु पानी के साथ पेट और आंतों से होकर बाहर निकल जाएगी। यदि कोई विषम और बड़े आकार की वस्तु गले में फंस जाए तो बालक की टांगे पकड़कर उसे उल्टा लटकाओ या अपने घुटनों पर सिर नीचे की ओर करके पकड़ो तथा उसकी गर्दन की पीछे की ओर अथवा कंधों के बीच में थपकियां लगाओ। उल्टी करवाकर भी वस्तु को बाहर निकाला जा सकता है। यदि गले में मछली का कांटा या हड्डी अन्य कोई नुकीली वस्तु फंस जाए तो उस व्यक्ति को और रिश्तेदारों को दिलासा दो और तत्काल उसे स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल ले जाओ। फर्स्ट एड के चरण स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड। पीछे खड़े होकर कमर के चारों ओर हाथ से पकड़ें। पसलियां के नीचे से चिपका लें। पसलियां ना दबाएं। मरीज की नाभि के ऊपर हाथ रखें। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधें। दूसरे हाथ से मुट्ठी को जोर से पकड़ें। दोनों हाथों से मुट्ठी पेट पर मारें, अंदर की ओर, अपनी तरफ और ऊपर की ओर। इस तरह हवा फेफड़ों से बाहर निकलेगी। गला खुल जाएगा। जरूरत हो तो कई बार दोहरा सकते हैं। पेट पर हर दबाव तेज और अलग दिखे। आप गले में फंसी चीज को बाहर निकाल रही हैं, इसलिए लापरवाही ना करें। यदि मरीज बच्चा है तो जरा हल्के से मारें जिससे कोई चोट ना लगे। ऊपर की तरफ झटका देते हुए दबाएं। जल्दी जल्दी 5 बार अंदर की ओर और ऊपर की ओर पेट पर दबाएं। यदि सांस की नली तब भी ना खुले, मरीज
सांस ना ले रहा हो, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें, फिर सही ढंग से अंदर और ऊपर की ओर 5 बार जल्दी जल्दी दोहराएं। अंदर और ऊपर की ओर देने वाले दबाव की प्रक्रिया दोहराते रहें जब तक फंसी चीज बाहर ना निकल जाए या मरीज बेहोश ना हो जाए या कोई आपसे ज्यादा कुशल व्यक्ति आपकी जगह आ जाए। हेमिचिल मैनूवर बेहोश प्राणों और 1 वर्ष या अधिक के बच्चों में सिर एवं गर्दन को सहारा देकर मरीज को पीठ के बल लिटाएं। सिर झुकाकर ठुड्डी उठाते हुए सांस की नली खोलें। एक हाथ मरीज के माथे पर रखें, दूसरी हाथ की उंगलियां ठुड्डी चिन के नीचे रखें। माथे की तरफ से सिर झुकाएं, साथ ही ठुड्डी चिन ऊपर उठाएं, पर ध्यान रहे मुंह बंद ना हो। इसी स्थिति में सिर रखें, उंगली ध्यान से घुमाते हुए हेमिलिच मैनूवर शुरू करें। केवल प्राणों में सिर्फ एक तरफ को झुकाएं। चित्र में दर्शाए अनुसार मरीज के ऊपर बैठे हथेली के तले को सीने और नाभि के बीच रखें, दूसरा हाथ उसके पेट वाले हाथ पर रखें। जल्दी जल्दी तेज अंदर और ऊपर की ओर दबाएं। पेट का हर दबाव तेज और अलग होना चाहिए। आप किसी फंसी चीज को हटा रहे हैं, इसलिए लापरवाही ना करें। यदि बच्चा है तो हल्के दबाव देने चाहिए जिससे चोट ना लगे और उसके पेट पर जोर से ऊपर को झटका दें। जल्दी जल्दी 5 बार अंदर और ऊपर की ओर दबाव दें। पूरी प्रक्रिया में आपके हाथ मरीज के संपर्क में रहने चाहिए, छूते रहें। हर दबाव के चक्र के बाद उंगली से मुंह में कुछ चीज आ गई हो तो निकालते रहे। यह क्रिया सावधानी से करें। जब मुंह में देख रहे हो तब भी सावधान रहें कि जो चीज बाहर आई थी फिर अंदर ना चली जाए। छोटे बच्चों में उंगली घुमाने की कोशिश ना करें। यदि मरीज की सांस की नली वायु मार्ग एयरवे साफ नहीं हुई है और वो अभी भी सांस नहीं ले रहा है तो अपनी प्रणाली पर ध्यान दें और 5 बार अंदर और ऊपर की ओर दबाव की प्रक्रिया को फिर दोहराएं। यह चक्र दोहराते रहें जब तक फंसने वाली वस्तु बाहर ना निकल जाए, मरीज बेहोश ना हो जाए, आपसे ज्यादा कुशल व्यक्ति आपकी जगह ना आ जाए। हेमिलिच मैनूवर मोटे युवा में या प्रत्यक्ष गर्भवती महिला में। जब किसी मोटे व्यक्ति या गर्भवती महिला का दम घुट रहा हो तब पेट पर नहीं सीने पर दबाव देना चाहिए। मरीज को दीवार के सहारे या सख्त चिकनी जगह से पीठ लगाकर खड़ा करें या लेटा दें, पर अपने दोनों घुटने को फैलाकर मरीज के पास बैठें। एक हाथ की कलाई सीने के बीच की हड्डी स्टर्नम पर रखें, उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखें। सीने पर ऊपर नीचे अंदर और ऊपर की ओर से उसे दबाएं। हर दबाव तेज और अलग हो, लापरवाही ना करें क्योंकि अंदर फंसी चीज निकाल रहे हैं। जल्दी जल्दी 5 बार प्रक्रिया दोहराएं। पूरी प्रक्रिया के दौरान हाथ मरीज के संपर्क में रहें। हर दबाव के चक्र के बाद उंगली से मुंह में कुछ चीज आ गई हो तो निकालते रहें। उंगली मुंह में डालने में सावधान रहें। मुंह देखने के समय सावधान रहें क्योंकि बाहर आई चीज फिर अंदर जा सकती है। यदि सांस की नली अभी साफ नहीं हुई है और मरीज सांस नहीं ले पा रहा है तो अब भी अपनी प्रणाली पर ध्यान दें। फिर 5 बार जल्दी जल्दी ऊपर नीचे दबाव दें। 5 बार ऊपर नीचे दबाव के चक्र को दोहराते रहें जब तक फंसने वाली वस्तु बाहर ना निकल जाए, मरीज बेहोश ना हो जाए, आपसे ज्यादा कुशल व्यक्ति आपकी जगह ना आ जाए। ध्यान देने योग्य बातें। आंखों में कोई बाहरी वस्तु पड़ जाने पर बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा ड्रॉप आदि का प्रयोग में ना लाएं। आंखों में बाहरी वस्तु पड़ जाने पर आंखों को मसले नहीं। रेफरल के दौरान आंख ठीक होने पर आंखों को जीवाणु रहित पट्टी से ढकें जिससे आंखें ना चलें एवं उनको अधिक नुकसान से बचाया जा सके। कान में गई बाहरी वस्तु को निकालने के लिए नुकीली चीजों, दिया सलाई, चिमटी आदि का प्रयोग ना करें। गले में बाहरी वस्तु के अटकने पर हेमलिच मैनूवर का चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल करें। जन समुदाय के लिए संदेश। चना, मटर, माचिस की तीली, कील पत्थर, पिन इत्यादि बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
कान का मैल निकालने के लिए माचिस की तीली आदि कान में न डालें। कान के नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है या उसका कुछ हिस्सा टूटकर अंदर रह सकता है। किसी विस्फोटक या जहरीले रसायन या पटाखे आदि का प्रयोग करते समय आंखों को बचाएं। खेत में काम करते समय या आंधी के समय आंखों को बचाएं। अपने आप से आंख, कान, नाक या गले में पड़ी बाहरी वस्तु निकालने की कोशिश ना करें। किसी CMW या ट्रेंड व्यक्ति से संपर्क करें। उदर में ब्राह्य वस्तु का प्रवेशन, फॉरेन बॉडीज इन द स्टमक। जब सिक्कों या बटन जैसे चिकनी वस्तुएं निगली जाती हैं तो वे अक्सर उदर और आंतों से गुजरती हुई बाहर निकल आती हैं। ऐसी घटनाओं में चिंता करने या उपचार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोगी को चिकित्सक के पास ले जाया सकता है। जलना बर्न्स। जलना बर्न्स वे घाव हैं जो शरीर की त्वचा के अत्यधिक ऊष्मा जैसे ज्वाला, गर्म द्रव्य, रसायन, विद्युत एवं विकिरण, रेडिएशन आदि के संपर्क में आने से बन जाते हैं। जलने के कारण, कॉजेज ऑफ बर्न, शुष्क ऊष्मा, ड्राई हीट, तपती हुई वस्तुओं या लपटों के संपर्क में आने से, झुलसना, स्कार्स, नम ताप जैसे उबलता हुआ पानी, भाप या गर्म चाय एवं कॉफी गिरने से, घर्षण, फ्रिक्शन, गतिशील चक्र, रस्सी या तार के घर्षणपूर्ण संपर्क से, रासायनिक, केमिकल, अम्लों एवं क्षारों से, विद्युतीकरण कारण, इलेक्ट्रिशियल, शरीर से प्रत्यक्ष विद्युतीय प्रवाह होने पर विद्युत तड़ित चोटें, विकिरण, रेडिएशन, सूर्य एवं विकिरण ऊष्मा स्रोतों के अधिक संपर्क से। जलने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्न इंजरीज। जलने से संबंधित चोटों की गंभीरता का निर्धारण 5 कारकों द्वारा किया जाता है। जले हुए शरीर की सतह एवं शरीर का कुल जला हुआ भाग, क्षतिग्रस्त ऊतक की गहराई, संकटग्रस्त व्यक्ति की उम्र। जले हुए शरीर की सतह एवं शरीर का जला हुआ कुल भाग, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी बर्न। जले हुए हिस्से का शीघ्रता से प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए नाइन के नियम का प्रयोग किया जाता है। यह नियम मात्र वयस्कों एवं 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए उपयोगी है। यदि बच्चे के शरीर का 10% भाग या वयस्क का 15% भाग या उससे ज्यादा भाग जला हो तो इसे बड़ी जलन, मेजर बर्न्स माना जाता है। जलने की बड़ी दशा में रोगी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। जले हुए शरीर के हिस्से की गहराई, डेप्थ ऑफ द एरिया बर्न। जलने की गहराई निम्न कारणों पर निर्भर करती है। जलाने वाले कारक का तापक्रम, जलने की अवधि। जलने को निम्नलिखित प्रकारों से बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी की जलन या सतही आंशिक जलन, फर्स्ट डिग्री और सुपरफिशियल पैराइटल थिकनेस बर्न। इसमें एपिडर्मिस का पूर्ण क्षय एवं डर्मल परतों का बहुत थोड़ा सा नुकसान होता है। द्वितीय श्रेणी की जलन या गहरी आंशिक जलन, सेकेंड डिग्री और डीप पैराइटल थिकनेस बर्न। इसमें एपिडर्मिस का पूर्ण क्षय एवं डर्मिस की ऊपरी परतों का मुख्य रूप से नुकसान होता है। इसमें निम्न डर्मल स्तर अप्रभावित रहते हैं। इसको भरने में आमतौर से 14 से 21 दिन का समय लगता है। तृतीय श्रेणी की जलन या पूर्ण गहराई की जलन, थर्ड डिग्री और फुल थिकनेस बर्न। इसमें एपिडर्मिस का पूर्ण क्षय एवं डर्मिस की ऊपरी एवं निचली परतें मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं। इसमें अधिचर्म, ऊतक, पेशी एवं हड्डी भी प्रभावित हो सकती है। इस तरह के जलने में त्वचा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। नियम 9 का प्रयोग जले हुए घावों के विस्तार की गणना करने के लिए। हेड पे 9% है, ये सामने है, ये 18% है। 9 × 2 18% है। ये पीछे में भी 2 × 9, इसका मतलब 18% है। और ऊपर की जो 23 जांघ पे है 9% है, जो पैर में भी 9% है। और इस साइड में हाथ में भी 9% है। तो टोटल मिलाकर आपको 100% मिलेगा।
1% pubic area. ओके, सो एग्जाम्पल 1 9 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो आपको 11 और 9 99 हो गया है, और प्लस 1% प्यूबिक का है। सो टोटल मिला के आपको 100% बर्न्स का माना जाता है। प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड, जलने की प्रक्रिया को रोक दें। आग की लपटें लगी हो तो इन शब्दों का प्रयोग करें: रुक, गिर, घूम एवं ठंडा हो। स्टॉप, ड्रॉप, रोल, कूल। रोगी को दौड़ने ना दें क्योंकि इससे जलने की तीव्रता बढ़ जाती है। उसे जमीन पर सीधा लेटा दें। तत्काल उपलब्ध मोटे वस्त्र जैसे ऊनी कोट, कंबल, कालीन, शॉल इत्यादि को आग बुझाने के लिए रोगी के ऊपर डाल दें। जले कपड़ों को उतारने की कोशिश या अनावश्यक रूप से रोगी को चलाने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आग की लपटें और भड़केगी। जले घाव को तुरंत ठंडा करें। जले हुए भाग को पकड़े रहें या ठंडे बहते पानी में डुबो दें या ठंडे गीले तौलियों में रखें। जले हुए भाग की ठंडी सेकाई भी की जा सकती है। जले भाग को ठंडा करने से दर्द कम हो जाता है एवं ऊतकों में ऊष्मा संचारण का प्रभाव भी घट जाता है, किंतु ठंडा करने के लिए बर्फ का प्रयोग ना करें। जलने से बने फफोले को ना छुएं क्योंकि ये घाव का संक्रमण से बचाव करते हैं। सभी वस्तुओं जैसे अंगूठी, कंगन, बेल्ट एवं जूतों इत्यादि को निकाल दें क्योंकि जले हुए भाग में सूजन आने के कारण इनके रहते संबंधित भागों पर दबाव पड़ सकता है। ठंडा करने की प्रक्रिया के बाद जले हुए भाग को एक साफ चादर से ढककर उसके ऊपर एक कंबल डाल दें जिससे कि शरीर में गर्मी बनी रहे एवं अल्पता हाइपोथर्मिया से बचाव हो सके। तेल, मरहम, लोशन एवं अन्य दवाओं को जले भाग पर नहीं लगाना चाहिए एवं चिपके हुए वस्त्रों को ना उतारें। वायु मुक्त रखने के लिए जले हुए भाग को एक नम, विसंक्रमित या स्वच्छ वस्तु से ढक दें। चिपकने वाली झिल्ली से ढकना अति उत्तम रहेगा। चेहरे पर जलन को साफ रूमाल से ढका जा सकता है। बिना जले भाग को गर्म एवं सूखे कपड़ों से ढक दें। जब तक परिवहन के लिए इंतजार हो तब तक रोगी को आराम की अवस्था में रहने दें। रोगी को यदि वह पी सके तो गुनगुने द्रव पिलाएं एवं उसका हिलना डुलना सीमित कर दें। अत्यधिक जलने से रोगियों में आघात, शॉक होने पर इसके लिए प्राथमिक सहायता देकर रोगी को निकटस्थ अस्पताल में अतिशीघ्र स्थानांतरित करें। घाव की देखभाल, वुंड केयर सीमित भाग की जलन के रोगियों में की जानी चाहिए जिन्हें अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता नहीं हो। गंभीर जलन के घाव को साफ नहीं किया जाता। ऐसे घाव को सूखे कपड़ों या मरहम पट्टी से ढककर अस्पताल भेज दिया जाता है। मामूली जलना और झुलसना, माइनर बर्न्स एंड स्कार्स। इस प्रकार की जलन अक्सर घर की रसोई में गर्म तेल, वाष्प या लौ इत्यादि के साथ काम करने के दौरान हो सकती है। इनमें जले भागों को साफ पानी से सावधानी पूर्वक धोएं एवं घर में उपलब्ध एंटीबायोटिक क्रीम को घाव पर तत्काल लगाकर सूखी पट्टी कर दें। रोगी को गर्म पेय पदार्थ जैसे कॉफी या चाय पिलाएं। मुंह के अंदर और गले में जलना, बर्न इन माउथ एंड थ्रोट। किसी कारणवश बहुत ही जल्दी में गर्म गर्म चाय, कॉफी एकदम पी लेने या कोई बहुत गर्म भोज्य पदार्थ खा लेने से मुंह या गले की श्लेष्मिक झिल्ली जल जाती है। इस प्रकार की जलन वास्तव में खतरनाक होती है क्योंकि इन स्थानों के कोमल और नरम जलने के कारण त्वरित रूप से सूज जाते हैं। सूजन का श्वसन मार्ग अवरुद्ध होकर दम घुटने का जोखिम रहता है। प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड, रोगी को थोड़े थोड़े अंतराल से ठंडे पानी की चुस्कियां लेने या बर्फ चूसने को कहें। गर्दन के आसपास ठंडे पानी की पट्टियां रखने से भी आराम मिलता है। यदि शीघ्र सुधार ना हो तो रोगी को तुरंत ही डॉक्टर के पास भेजिए। गर्म हवाओं का अंतःश्वसन, इनहालेशन ऑफ हॉट गैसेस। गर्म हवाओं से अंतःश्वसन मार्ग जल सकता है। यह एक गंभीर प्रकार की स्थिति है जिसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। श्वसन मार्ग की हल्की
जलन से रोगी को खराब गले, शोर थ्रोट, घरघराहट, हॉर्सनेस एवं खांसी जैसे लक्षण हो जाते हैं। श्वसन मार्ग के गंभीर रूप से जलने पर रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड पीड़ित व्यक्ति को गर्म गैसों के स्रोत से दूर हटा दें एवं उसके आसपास ताजी हवा आने दें। उसके गले के चारों ओर कसे वस्त्रों को ढीला कर दें। गले पर ठंडी सिकाई कर दें एवं रोगी को ठंडक पहुंचाने वाले पेय पदार्थ पिलाएं। गंभीर जलन के रोगियों को प्राथमिक परीक्षण एवं प्राथमिक देखभाल के तुरंत बाद शीघ्रता से अस्पताल स्थानांतरित कर दें। रसायनों द्वारा जलना केमिकल बर्न्स इस प्रकार के जलने से स्थानीय उत्तेजना एवं ऊतक क्षति होती है। दैनिक प्रयोग में आने वाले अम्लीय एवं क्षारीय वस्तुओं जैसे तारपीन, पेट्रोलियम पदार्थ, तेज एंटीसेप्टिक इत्यादि वस्तुओं से होती है। प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड इसका पहला उद्देश्य है जलने वाले भाग को शीघ्र एवं निरंतर सादे पानी से सिंचित करना। अम्ल से होने वाली जलन में सादा पानी से सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाया जा सकता है। सफेद फास्फोरस की जलन वाले भाग का पूर्ण रूप से पानी में डुबाए रखें। फास्फोरस के कणों को चिमटी द्वारा निकाल दें। रसायनों द्वारा होने वाले जलन के घाव की देखभाल अन्य प्रकार की जलन की अपेक्षा प्राथमिकता से की जाती है। जलन उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थों के लिए विशिष्ट उपचार स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर केमिकल एजेंट्स कॉजिंग बर्न। अवशेष इलाज रासायनिक जलन के लिए रसायन केमिकल एजेंट विशिष्ट उपचार स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हाइड्रोफ्लोरिल अम्ल HF यह ग्लास एवं अन्य रासायनिक शोधक उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों में जलन पैदा कर सकते हैं। जलने के घाव को बेंजिल एल्कोनियम क्लोराइड से धोएं। फिनॉल जलन फिनॉल बर्न फिनॉल का उपयोग घरों में सफाई करने एवं अस्पताल में अधिकता से होता है। प्रारंभ से ही घाव को पानी से धोएं। तत्पश्चात पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल ग्लिसरीन से धोएं। सफेद फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस जले भाग पर कॉपर सल्फेट 1% 0.5 to 1% लगाएं। निर्जल अमोनिया मस्टर्ड गैस एवं क्लोरीन इनसे होने वाली अंतःश्वसनीय जलन के लिए श्वसन मार्ग पर निगरानी रखें। आंखों में रसायन गिरने से जलन केमिकल बर्न ऑफ आई। गर्म पानी बाष्प राख विस्फोटित पाउडर कॉस्टिक एवं तेज अम्लीय क्षार इत्यादि से होने वाली जलन बर्न से आंखों की क्षति पहुंच सकती है। अम्लीय चोटें स्थिर किंतु क्षारीय जलन बढ़ाने वाली होती हैं। इस प्रकार की जलन में शीघ्र चेहरे पलकों एवं आंखों को पानी से 10 से 15 मिनट तक धोएं। लेटे रोगी में सिर को एक ओर घुमाकर पलकों को खोलकर पानी की अंदरूनी कोने से बाहर की ओर डालकर आंखों को धोएं। ध्यान रखें कि धोते समय रसायन दूसरी आंख में ना गिरे। अब आंख पर स्वच्छ सूखी पैड रखकर पट्टी बांध दें। अगले उपचार हेतु नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास भेज दें। ध्यान देने योग्य जले हुए भाग को जितना अधिक संभव हो साफ रखें। इसे गंदगी धूल और मक्खियों से बचाएं। जले हुए भाग पर कभी चिकनाई जड़ी बूटियां या गोबर नहीं लगाएं। स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल हेल्थ एजुकेशन एंड रेफरल गंभीर रूप से जलने यानी द्वितीय डिग्री बर्न सेकेंड डिग्री बर्न वाले व्यक्ति को तुरंत अस्पताल या CSC रेफर करना चाहिए। जलने पर सांस लेने में कठिनाई होने पर अस्पताल रेफर करना चाहिए। ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका रोल ऑफ ANM हेल्थ वर्कर। ANM और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका निम्नलिखित है। समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देना कि जलने पर क्या प्राथमिक उपचार करें। महिलाओं को जलने संबंधित बातों के बारे में चर्चा करना जिससे घर में होने वाली जलने से दुर्घटना कम हो। प्राथमिक सहायता के बारे में बताना। जले हुए व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक सहायता दें। जले भाग को ठंडे पानी में रखें या बहते पानी के नीचे रखें जिससे जलन कम हो। जले व्यक्ति को संक्रमण से बचाना।
जले हुए व्यक्ति को ज्यादा पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। गंभीर रूप से जले हुए व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान कर अस्पताल में जाने की व्यवस्था करना। Please see the description for more information.